बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का डूंगरपुर का दौरा है। श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम। जीर्णोद्वार महोत्सव कार्यक्रम में संबोधित भी करेंगे। सभा स्थल पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आज मुख्यमंत्री का डूंगरपुर का ये दौरा है, जहां पर उनके कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां हैं। सभा स्थल पर लोग पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। जीर्णोद्वार महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित आज मुख्यमंत्री यहां से करेंगे। सभा स्थल पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री सबसे पहले भैरव जी मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना भी करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री भरतपुर में है, भरतपुर से सीधे डूंगरपुर वो पहुंचे हैं। उनका कार्यक्रम डूंगरपुर में आज है। सभा स्थल पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और सभी सीएम का इंतजार कर रहे हैं। इस सभा को संबोधित भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा डूंगरपुर के दौरे पर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जीर्णोद्वार महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। सभी जो सभा स्थल पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर में पूजा अर्चना सीएम की ओर से की जाएगी। फिर उसके बाद इस महोत्सव कार्यक्रम को लेकर वो संबोधित करेंगे, क्योंकि उनका ये कार्यक्रम है। सभा स्थल पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए सभी यहां पर सभा स्थल में पहुंचे हैं। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पर चंद्रावती के माता मंदिर में चोरों ने धावा बोला है। मंदिर से तलवार और छत्र आभूषण की चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते 3 लोग कैद हुए हैं। सुबह घटना का पुजारी को पता लगने पर सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो पूरी घटना का अंदाजा लगा है। तस्वीरें आप देखिए जरा, यह है मंदिर, जहां पर चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। चोरों ने मंदिर से तलवार, छत्र और आभूषण ही चोरी कर लिए हैं। अब सोचिए कि क्या ये तस्वीरें हैं। भगवान के मंदिर में तक ये चोरों ने अपना आतंक फैला रखा है। यहाँ पर भी ये लोग पहुंच जा रहे हैं। चंद्रावती के माता मंदिर में चोरों ने धावा बोला है। 3 लोग आपको नजर आ रहे होंगे। चुन चुन के वहां से सामान निकाला जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते ये 3 लोग कैद भी हुए हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, कोने कोने में चेक किया जा रहा है कि क्या क्या सामान है वहां पर। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी में ये सभी लोग नजर आ रहे हैं और चप्पल पहनकर ये मंदिर के अंदर आए हैं। अब आप सोचिए कि कैसे लोग हैं और कैसी इनकी मानसिकता है कि पहले मंदिर के अंदर चोरी करने की नीयत से आए हैं। भगवान के मंदिर में चोरी की गई है। चोरों ने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा है। चंद्रावती के माता का मंदिर है। मंदिर से तलवार, छत्र, आभूषण चोरी किए गए हैं। जैसे ही सुबह यहां पर पुजारी पहुंचे तो उन्हें पता चला है। अलवर से बड़ी खबर आपको देंगे। सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार हो गए हैं। ओपन जेल में सजा काट रहे 2 कैदी फरार हुए हैं। जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया है। कैदी सतीश कुमार हत्या के मामले में काट रहा था सजा। कैदी मुकेश कुमार दुष्कर्म मामले में काट रहा था सजा। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो इस वक्त जानकारी आपको अलवर से बड़ी हम दे रहे हैं, जहां पर ओपन जेल में सजा काट रहे 2 कैदी फरार हुए हैं। सेंट्रल जेल से 2 कैदी के फरार होने की खबर है। जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने में केस जो है वो दर्ज करवाया है। कैदी सतीश कुमार हत्या के मामले में काट रहा था सजा। मुलजिम थे सतीश कुमार पुत्र सीडूराम निवासी ईदपुरा थाना राजगढ़। दूसरा मुलजिम था मुकेश कुमार और बबलू, ये रहने वाला उड़िया कला का था। ये 302 और 34 IPC में 376 IPC में सजा भुगत रहे थे। आजीवन कारावास ओपन जेल में थे। खुलासे में अपनी सजा भुगत रहे थे। जो नहीं आए, हम गिनती की तो वो हाजिर नहीं मिले, तो उस पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। अनुसंधान जारी है। तलाश से नितिन हमारे संवाददाता फोन लाइन पे है। नितिन, सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार हुए हैं, क्या है पूरा मामला? जी, ये केंद्रीय कारागृह के अंदर जो है ओपन शिविर का जो है ओपन जेल है, उसके अंदर दोनों जो है बंदी
सजा काट रहे थे, अचानक जो है फरार हो गए। इस मामले की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और उसके बाद में जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद में दोनों जो बंदी है उनकी तलाश शुरू कर दी है। मामला ये था कि ये दोनों बंदी जो थे वो ओपन जो खुला शिविर है जिसको ओपन जेल बोलते हैं उसमें ये थे और उसके बाद में दोनों यहाँ से फरार हुए। इस मामले की सूचना पर पुलिस प्रशासन भी पूरी जो है जांच में जुट चुका है और वहीं जेल प्रशासन भी दोनों बंदियों की तलाश करने में जुटा हुआ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। कच्छ की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाए जाने की मांग तेज होती जा रही है। धर्म रक्षा संघ के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहरी ने सीएम को लेटर लिखा है। खून से पत्र लिखकर होली पर मुसलमानों की दुकान न लगे इसकी मांग की है। त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्योहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारी पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्योहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं। वृंदावन के महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने इस मामले में अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि कुंभ एक अलग आयोजन था, लेकिन वृंदावन और ब्रज में सब जगह मुसलमान रहते हैं, इसलिए ये मांग अनुचित है। कुछ संतों के द्वारा कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को होली पे वृंदावन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, तो ये थोड़ा तथ्य जो है बड़ा विचित्र जैसा लगता है, क्योंकि मुस्लिम हमारे वृंदावन में भी रहते हैं और वृंदावन के बॉर्डर पर भी रहते हैं, मथुरा में भी रहते हैं, तो उनका प्रवेश वर्जित करना अनुचित भी है, ठीक भी नहीं है और किया भी नहीं जा सकता है। और रही कुंभ की बात, कुंभ एक अलग से आयोजन किया गया था कुंभ क्षेत्र में, इसलिए प्रवेश वर्जित करना वहां संभव था। माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन में एक शव बरामद हुआ है। अब 3 लापता लोगों की तलाश जारी है। मरने वालों का आंकड़ा 5 हो चुका है। आपको बता दें कि आज मिलिट्री और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में लगे हैं। लापता मजदूरों की खोज के लिए एसडीआरएफ की एक विशेषज्ञ टीम की विक्टिम लोकेटिंग कैमरा यानी वीएलसी एक थर्मल इमेज कैमरे के साथ काम कर रही है। माणा में आज मौसम पूरी तरह से साफ है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ हो रहा है। देखिए, अभी तक जो है 3 श्रमिकों की तलाश जारी है। आज एक और शव मिला है, यानी कि अब 5 हो गई है मृतकों की संख्या और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और अब पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी इसलिए हो रही है क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक है आज, जिसके बाद माणा से जोशीमठ जो है सबसे पहले तो सभी मजदूरों को छोड़ दिया गया जो मजदूर इस हादसे के शिकार हुए थे। दरअसल आपको मैं जानकारी दे दूं कि बद्रीनाथ हाईवे पर जिस तरीके से ग्लेशियर फटने की खबर सामने आई, वहां पर काम कर रहे मजदूर इसमें दब गए थे। 55 मजदूरों की संख्या थी, जिसमें से 3 श्रमिकों की तलाश जारी है और 5 श्रमिकों की इसमें जान चली गई है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और इस वक्त जो हमारे जवान हैं, मिलिट्री की बात कर ले या फिर एयरफोर्स की बात कर ले, सभी लोग इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सीआरपीएफ भी मौके पर मौजूद है और सभी लोगों को सुरक्षित जो है जोशीमठ लाया जा रहा है। माणा वो जो अंतिम गांव है जिसके बारे में आपने चर्चाएं प्रधानमंत्री से जरूर सुनी होंगी। इस गांव में क्योंकि जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन था, क्योंकि अभी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा से पहले जो सारे मार्ग हैं उन्हें सही किया जा रहा है और इसी का काम ये मजदूर भी कर रहे थे और अचानक से जो है ग्लेशियर फट जाता है और ग्लेशियर फटने से जो सारा बर्फ का वो फुहारे हैं वो सब नीचे की ओर आने लगते हैं और अचानक से उनकी तेज स्पीड रहती है, जिसके चलते मजदूरों को समय नहीं मिल पाता वहां से भागने का और तभी अचानक से हुए इस ग्लेशियर फटने वाले घटनाक्रम में सारे मजदूर उसी में दब जाते हैं। 55 मजदूर थे, जिसमें से 3 की अभी भी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं और बाकी सभी सुरक्षित हैं।
ऑपरेशन किस तरीके से चलाया गया उसकी भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही होगी, क्योंकि जब ग्लेशियर फटता है तो यही तस्वीरें रहती हैं। पीएम मोदी 6 मार्च को देवभूमि आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। लोग बेसब्री से पीएम के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 6 मार्च को देवभूमि उत्तराखंड आएंगे। पीएम मोदी अपने दौरे पर मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी को 27 फरवरी को उत्तराखंड आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा रद्द हो गया। अब नए प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 8 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से हर्षिल के लिए रवाना होंगे। हर्षिल में एक छोटी सभा को संबोधित करने के बाद मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मुखवा आएंगे। लगातार तैयारियां जोरों पे है। शीतकालीन यात्रा का बड़ा संदेश वो देंगे। मुखवा में न्यूज 18 इस समय ग्राउंड जीरो पे है। हम आपको दिखा सकते हैं मुखवा मंदिर। मुखवा मंदिर शीतकाल के दौरान पूजा अर्चना मां गंगा की जाती है और जो यात्रा पे जो आते हैं वो यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ पे तैयारियां जोरों पे है। आप देख सकते हो किस तरह से सीढ़ी में टाइल्स लगाई गई है। एक तरफ से पीएम मोदी के लिए सीढ़ी का निर्माण किया गया है युद्ध स्तर पे, और जो भवन है यहाँ के उनकी सजावट की गई है और 3 तिरंगे लाइट से पूरे गांव को सजाया गया है। पूरे गांव में रंग रोहन का कार्य किया गया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मुखबा समेत वाइब्रेंट विलेज के 8 गांव के ग्रामीण उत्साहित हैं और उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी में काफी अच्छा उत्साह है और प्रकृति भी उत्साहित है। मोदी जी का आवागमन यहाँ पे हो रहा है, तो देखो चारों तरफ जो है चांदी जैसी मोदी जी के आवागमन में प्राकृतिक सुंदरता अपनी सुंदरता बिखेर रही है और सभी जनमानस मोदी जी के आवागमन से काफी उत्साहित होंगे। शीतकालीन यात्रा जो है इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी पर्यटक आएंगे और हमारे जो सारे गांव के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं कि मोदी देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा हमको देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। शीतकालीन यात्रा का संदेश लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा मंदिर पहुँचेंगे, जहाँ वो पहले पूजा अर्चना करेंगे और फिर व्यू पॉइंट से यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से निहारेंगे। पीएम के दौरे को लेकर अधिकारी मौके पर डटकर तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। यहाँ पे सभी विभाग अपने अपने स्तर से युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हमारे सभी कार्मिक अपने अपने क्षेत्रों में तैनात हैं और पूरी तरह से गश्त कर रहे हैं और जो भी हमें काम सौंपे गए हैं वो हम पूरी तरह से तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो एक ब्रांड एम्बेसडर काइंड ऑफ पर्सन हैं, तो वो जहाँ जाते हैं उस क्षेत्र के विकास को और उस क्षेत्र की जो लोकप्रियता है वो कई गुना बढ़ जाती है। इससे पहले जागेश्वर, केदारनाथ आदि, कैलाश आदि स्थानों पर हम इसका उदाहरण देख चुके हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पश्चात बड़ी संख्या में शीतकाल में साहसिक पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आएंगे। पीएम के दौरे से पहले इस क्षेत्र में खूब बर्फबारी हुई है, जिससे पूरी घाटी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। वहीं पीएम मोदी के दौरे के बाद शीतकालीन यात्रा को भी पंख लगने की उम्मीद है। तो सभी में उत्साह है और तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और सभी को इंतजार उस दिन का रहेगा जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और यहाँ की प्रकृति का आनंद लुत्फ उठाएंगे और देश दुनिया के सामने शीतकालीन यात्रा हो चाहे पर्यटन हो उसको दिखाएंगे। बलवीर परमार, न्यूज 18, मुखवा गांव, उत्तरकाशी।
ट्रंप और जेलेंस्की की तीखी बहस ने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया है। अब दावा किया जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन को पाई पाई के लिए मोहताज करने जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि ट्रंप के समर्थन में पुतिन का रूस पूरी तरह से उतर चुका है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर जरा भी नरम नहीं पड़े हैं और जेलेंस्की ने ट्रंप के खिलाफ खुली बगावत करके ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका के बिना भी रूस से जंग करते रहेंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका के कट्टर समर्थक ब्रिटेन, फ्रांस ने भी यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया है। यानी अब जेलेंस्की का यूक्रेन एक साथ अमेरिका और रूस से युद्ध करने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अकेला पड़ रहा अमेरिका यूक्रेन के साथ यूरोप। 28 फरवरी को भले ही ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की को जमकर बेइज्जत किया हो, लेकिन ये भी सच है कि इस तीखी जुबानी जंग में जेलेंस्की हीरो बनकर निकले हैं, जबकि ट्रंप पर पुतिन का चापलूस और जेलेंस्की पर दादागिरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उसी वक्त से वो नेटो, यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की पुतिन नीति की वजह से भी अब नेटो और यूरोप के देश अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। खास तौर से फ्रांस और ब्रिटेन ने तो जेलेंस्की की बेइज्जती के बाद से मोर्चा खोल दिया है। अब कहा जा सकता है कि अमेरिका के बिना नेटो और यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ यूक्रेन से युद्ध शुरू कर सकते हैं। जरा ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर नजर डालिए, जिसमें ट्रंप इमैनुअल मैक्रों को यूक्रेन युद्ध पर खरी खोटी सुनाने में जुटे हैं। इसी तरह ट्रंप ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से टकराव करते नजर आ चुके हैं। ट्रंप ये साबित करना चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है और बाकी देश यूक्रेन को कर्जा दे रहे हैं, जबकि ट्रंप का ये दावा गलत है। यही वजह है कि अब यूरोपीय देश अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। You know, just a ceasefire without security guarantees, this is so sensitive for our people. I'm speaking like a president of a people who are in this struggle 3 years, and they just want to hear that America on our side, and that America will stay with us, not with Russia, with us. That's it. But I'm sure that it will be. This is the first step to security guarantees. इधर कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश अखबार द गार्जियन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया था। जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती नेटो देशों के बॉर्डर पर करने जा रहा है। रूस के 1.5 लाख सैनिकों के साथ उत्तर कोरिया के सैनिक भी शामिल होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूसी सेना तेजी से बढ़ेगी। जेलेंस्की के दावों के मुताबिक मॉस्को की सेना बेलारूस में प्रशिक्षण के बाद पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला करने की कोशिश कर सकती है। बेलारूस में तैनात होने पर रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक पोलैंड की राजधानी वार्सा और लिथुआनिया की राजधानी विनियस पर सीधा हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ रूसी सेना नेटो सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। रूसी ब्रॉडशीट अखबार प्रावदा के मुताबिक खुफिया जानकारी से पता चला है कि रूस 2025 में अपनी सेना को 12 से 15 डिवीजनों तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका अनुमान है कि इसमें लगभग 1,50,000 सैनिक शामिल होंगे। जेलेंस्की का साफ कहना है कि रूस की सेना आकार और संख्या में यूक्रेन से दोगुनी है। आज यूक्रेन की सेना अपनी 110 ब्रिगेड के साथ रूस की 220 ब्रिगेड से मुकाबला कर रही है। ऐसे हालात में रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों के साथ नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला आसानी से कर सकता है। I think, Tuama, that he's preparing the war against NATO countries next year. And I think so. But I don't know, you know, I don't have 100. God bless, we will stop this crazy guy. ऐसे हालात में नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री डिक शूफ ने कहा कि यूक्रेन के लिए डच समर्थन कम नहीं हुआ है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि उनका देश युद्धग्रस्त यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन अगर रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन अमेरिका के बिना रूस से ज्यादा दिनों तक युद्ध नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि लगभग 30% मदद अकेले अमेरिका यूक्रेन की कर रहा था। अगर ये मदद पूरी तरह से छिन जाती है तो यूक्रेन को काफी नुकसान होगा। ऐसे में यूक्रेन का युद्ध में टिके रहना काफी मुश्किल होगा।
और चलिए अब बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले की। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी लीग मैच है और दुबई में दोपहर 2:30 बजे ये खेला जाएगा। कुछ ही समय बचा हुआ है जब भारत और न्यूजीलैंड में टॉस होने वाला है। जो जीता वो ग्रुप में टॉप करेगा और जीतने वाली टीम का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला रहने वाला है। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, दुबई में ये मैच है और कुछ ही समय बाद टॉस होने वाला है। अब टॉस में जो जीतेगा वो देखना होगा कि आगे बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, टीम के ऊपर क्या फैसला रहने वाला है। लेकिन आज का ये मैच दिलचस्प है और सभी की नजरें जो है वो दुबई के इस स्टेडियम पर आज रहने वाली है जहां पर ये मैच खेला जाएगा। देखिए इससे पहले रविवार में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी और आज इंडिया बनाम ये मैच न्यूजीलैंड रहने वाला है। अगर हम दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को देखें तो बेहद कड़ा मुकाबला ये नजर आता है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में जो खिलाड़ी हैं वो भी अपने आप में बेहद ही अच्छे प्लेयर्स हैं और ऐसे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों का तो क्या कहना है क्योंकि इससे पहले के जो 2 मैच रहे हैं खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब देखना होगा जो प्लेइंग 11 है वो भी क्या वही रहती है या उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। टफ मुकाबला है क्योंकि न्यूजीलैंड भी अभी अच्छा करते आ रही है और एक अच्छी टीम है, कोर टीम है और कंपटीशन टीम इंडिया से है क्योंकि टीम इंडिया भी एक टॉप ऑफ लेवल पे चल रही है और रिवाइज मैच रहेगा ये क्योंकि पिछले कुछ देखे जाए तो न्यूजीलैंड ही हमारे आगे अड़ा है और ये मैच भी टीम इंडिया एक अच्छा खेलेगी और फाइट फॉर द टॉप हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया निकाल लेगा पर थोड़ा टफ मैच की उम्मीद है हमें और उम्मीद है कि शुभमन गिल सेंचुरी मारेगा। मुझे इनको कुछ और उम्मीद है। हम बदला लेंगे यहाँ पे उनसे जिस तरीके से हमारी बैटिंग यूनिट फॉर्म में है, शुभमन गिल और विराट कोहली जिस फॉर्म में है, आई हैव नो डाउट कि हम जीतेंगे। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए खबर दोपहर में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।